बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पिछले चंद दिनों से या चंद सालों से जो अवेयरनेस क्रिएट की जा रही थी लोगों में, आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को उसका अंदाज़ा भी होता जा रहा है। जब से जो है वो ये बारिशें और सैलाब और बेतहाशा गर्मी ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो इस सारे के सारे क्लाइमेट में जो ज़िम्मेदार हैं वो हम खुद हैं, यानी इंसानियत जो है या इंसान जो है वो इसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ें कुछ इस तरीके से बनाना शुरू कर दी थी और इतने पैमाने पर बनाना शुरू कर दी थी जो कि आप समझिए कि कुदरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी, निज़ाम कुदरत के ख़िलाफ़ थी, और उस वजह से जो है ना ये सारा क्लाइमेट के हवाले से प्रॉब्लम पैदा हुआ। अब ये है कि उससे बचने की तरकीबें की जा रही हैं। अब बचने की तरकीबों में जो है वो प्लांटेशन का अमल जो है वो है, उसके साथ साथ पानी की फ़राहमी जो है वो साफ़ पानी की फ़राहमी वो बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो सबसे जो मेन इसमें एलिमेंट है वो जो हमारा नदी नालों में जो फुजला जाता है, ख़ास तौर पे जो फैक्ट्रीज़ का जो होता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और वो केमिकल्स इतने डेंजरस होते हैं कि वो आबी हयात के लिए तो ख़तरा होते ही होते हैं, लेकिन इंसानी हयात के लिए भी जो है वो ख़तरा होते हैं। लेकिन कराची में जो है वो अगर आप गौर करें तो पिछले चंद सालों में इस किस्म का कोई निज़ाम नहीं है। तकरीबन आज से 7-8 साल पहले मुझे याद है, 10 साल पहले वाटर बोर्ड के थोड़े बहुत ट्रीटमेंट प्लांट थे, तो जहाँ से पानी जो है वो ट्रीट होने के बाद जो है वो समंदर में गिरता था ताकि समंदरी पानी जो है वो आलूदा ना हो, जिसकी वजह से समंदरी हयात को मसला ना हो या आबी हयात को मसला ना हो और इंसानों के लिए भी मसाइल पैदा ना हो। लेकिन ये चीज़ जो है वो वाटर बोर्ड के हद तक तो मेरी नॉलेज में अब नहीं है। लेकिन पिछले दिनों डीएचए क्रीक क्लब में जो है वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो उसकी ट्रांसमिशन की इफ्तिताई तकरीब हुई और उसमें एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए ने भी शिरकत की और दीगर लोगों ने भी उसमें भरपूर शिरकत की। और कोशिश जो है ना वो डीएचए या कैंटोनमेंट बोर्ड की वो यही है कि किसी तरीके से पब्लिक में अवेयरनेस पैदा की जाए, ख़ास तौर पे डीएचए के शहरियों में और बिलउमूम जो है वो ओवरऑल कराची में, कि किसी भी तरीके से हमारा ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है उसको ग्रीनरी के ज़रिए रोका जाए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं। मतलब अब इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर एक डीएचए ही करेगा कि ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं या पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट किया जा रहा है, तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादती होगी। इसमें जो है वो सिविल सोसाइटी को जो है वो पूरे कराची की, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे पाकिस्तान की जो है वो जो सिविल सोसाइटी है और लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे कि स्कूल के बच्चे बच्चियों को इसमें हम इंक्लूड करके करते हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा करते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम था डीएचए का जो उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। और मेरी एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि इसको जो है वो मज़ीद एक्सपेंड करेंगे ताकि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो आलूदा पानी है उसके ट्रीटमेंट की जा सके और पानी जो है वो कम नुकसानदेह या बिल्कुल गैर नुकसानदेह होकर समंदर में जा सके। तो इस हवाले से आप लोगों से भी मेरी यही गुजारिश होगी कि कोशिश करें कि दरख्त लगाएं, सफाई सुथराई रखें और साथ ही साथ जो है वो हुकूमत के साथ भी मदद करें। ज़ाहिर है आप अगर अपने घरों को साफ़ रखेंगे, अपने मोहल्ले को साफ़ रखेंगे तो अल्टीमेटली जो है वो पूरा कराची साफ़ होगा, पूरा डीएचए साफ़ होगा और पूरा पाकिस्तान साफ़ होगा। गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। और पिछले दिनों G20 के हवाले से इंडिया ने बड़ा उधम मचाया हुआ था, इंडियन मीडिया ने भी आसमान सर के ऊपर उठाया हुआ था और जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने भी जो है वो दानिश्वरों ने भी और ये मेजर गौरव आर्या जैसे ने भी जो है ना वो ये आसमान सर पे उठाया हुआ था कि जो है ना वो इंडिया ने दुनिया फतह कर ली है। पिछले दिनों जो बयान दिया है ट्रूडो ने कनाडा के हवाले से कि वहाँ पे जो सिख एक रहनुमा थे हरदीप सिंह, उनका जो मर्डर हुआ है और उनकी जो एजेंसी है सीक्रेट एजेंसी वो इस नतीजे पे पहुँची आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि इंडिया उसमें मुलव्विस है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बयान था और उसके बाद से जो इन दोनों ममालिक के दरमियान एक तो लफ्ज़ी जंग शुरू होती है और उसके बाद जो है वो
एक दूसरे के सिफारतकारों को भी निकाल दिया है। और इंडिया जैसे मुल्क ने जहाँ पे लोगों को टॉयलेट की सहूलत भी मैसर नहीं है, वो अपने जो है ना वो शहरियों को कह रहे हैं कि कनाडा में सफ़री हिदायत उन्होंने समझे जारी कर दी हैं। मतलब इंडिया जो है ना वो अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट करने लग गया, इतना आगे पहुंच गया है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो खालिस्तान हो या कश्मीर का मामला हो, उसमें आहिस्ता आहिस्ता कनाडा के साथ साथ जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने भी इसको बहुत सपोर्ट किया। ख़ास तौर पे अमेरिका ने, न्यूजीलैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने, उन्होंने जो है वो कनाडा का साथ दिया है कि इंसानी हुकूक की जो ये खिलाफ वर्जी हुई है, किसी दूसरे मुल्क में जाके आप स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बल्कि कल परसों एक और बंदे का भी सुना है कि उसको भी जो है वो कत्ल कर दिया गया, उसका ताल्लुक भी खालिस्तान की तहरीक से ही बताया जाता है। तो इस हवाले से मैंने आज सोचा कि इससे पहले कि मैं मोदी के मज़ालिम का मज़ीद ज़िक्र करूँ, थोड़ा सा खालिस्तान का अपने नाज़रीन को ओवरव्यू दे दूं कि खालिस्तान का बेसिकली इशू है क्या। ये बहुत पुराना चल रहा है, 1940-45 से इनका जो है ना वो जो है वो मसला चल रहा है। और जब पार्टीशन हुआ था तो उस वक़्त जो है वो सिखों ने इनकी बातों में आके इनके साथ रहने का जो है वो प्लान किया, और उस दिन से ये लोग पछता रहे हैं। 1984 में गोल्डन टेम्पल का भी एक इशू हुआ, वहाँ पे भी सिखों के जो खालिस्तान के रहनुमा थे उनको बड़े ही बेईमाना तरीके से हिंदुओं ने कत्ल किया। और ये एक सिलसिला जारी है। इंडिया के वज़राए आज़म इवन इंदिरा गांधी जो है वो इस हवाले से सिखों ने जो है वो उसका मर्डर किया। तो एक टग ऑफ वॉर जो है वो बड़ी पुरानी चल रही है। तो उसी सिलसिले को जो है वो जारी रखा हुआ था। ये सिलसिला कभी दब जाता था, कभी ऊपर आ जाता था। तो 1984 में फिर हुआ ये कि लोगों ने वहाँ से, सिखों ने ख़ास तौर पे माइग्रेट करना शुरू कर दिया, और ज़्यादातर लोग जो है वो फिर कनाडा में आके मुकीम हो गए। और इस वक्त भी कनाडा में सिखों की एक वाज़े अक्सरियत जो है वो रहती है। और ख़ालिस्तान के हवाले से वो बड़े इसमें मोटिवेटेड हैं, क्योंकि उनका ये ख़्याल है, और इंडिया में भी रहने वाले सिख भाइयों का हमारे ये ख़्याल है कि जितने भी इंडिया है उसको गल्ला या अनाज या ज़राअत जो है वो सिख भाई हमारी पूरी करते हैं। उनकी दिफाई ज़रूरियात यानी फ़ौजी वो सारे सिख हैं ज़्यादातर। मतलब आप ये समझिए कि उनका ये ख़्याल है कि वो सिख हैं, और है भी ऐसा ही। तो कुर्बानियाँ भी सिख दें, सबको खिलाएँ भी सिख। और जब आता है पानी का मामला तो डूबने में सबसे पहले सिखों का जो एरिया यानी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वो है। उसके बाद उनकी तादाद को भी सही नहीं गिना जा रहा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की उनकी बड़ी ग्रीवेंसीज़ हैं जिनको लेके वो जो है वो हुकूमत के, इंडिया के ख़िलाफ़ है। लेकिन इस तरह इसको जो कुचलने का बेदर्दी से जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, आपने देखा कि मोदी ने गुजरात में जो है वो एक कसाईयों वाला जो काम किया, मुसलमानों की नस्ल कशी की। उसके बाद मोदी साहब ने इसी पे जो है वो बस नहीं की, बल्कि आगे बढ़े, और उसके बाद ईसाइयों के ऊपर भी उन्होंने हमले शुरू कर दिए। फर्दर उसके ऊपर जो है आप ये देखें कि कश्मीर में जो मुसलमानों का एक जायज़ हक़ खुद इरादियत है, वो भी बजाय इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनको उनका हक़ राय दही दें, वहाँ पे भी बज़ोर ताकत और बदमाशी के ज़रिए वहाँ पे अपना जो है ना वो 34A और दूसरे कवानीन लागू किए, उनको भी जो है ना वो अपनी जो है ना वो हिस्सा बना लिया। और उसके ऊपर जो है ना उनके जाली किस्म के दानिश्वर जो है ना वो शोर मचा रहे हैं कि जी ये तो हमारा हिस्सा है, अटूट अंग है। कोई अटूट अंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब जो है ना ये मोदी जो है वो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है, और आपको भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है, अब तो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, और इंशाअल्लाह नज़र आता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि हमारे जो व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स और मीडिया है वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हमारे यहाँ की जो नेशनल लेवल की ख़बरें हैं, या व्यूवरशिप भी जो है ना वो ज़्यादा उसी को मिल रही है। जबकि ये एक ऐसा मौका है जिसमें हमें अपने सिख भाइयों का साथ देना है, हमने अपने कश्मीर के मुसलमान भाइयों का साथ देना है। जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दीगर ममालिक जो हैं वो इंडिया के ऊपर थू थू कर रहे हैं, तो हमें उनको इन्वाइट करना चाहिए
कि आप जो है वो पाकिस्तान को जो है वो अपनाएं, पाकिस्तान के साथ जो है वो मदद करें, ताकि क्योंकि पाकिस्तान भी जो है वो इंडिया के मजालिम का शिकार है, कश्मीर भी इंडिया के मजालिम का शिकार है, श्रीलंका में भी उसने टेरर, नेपाल को देख लें, चाइना भी उससे तंग है। तो ये इंडिया का वजूद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के लिए जो है वो ख़तरा बनता जा रहा है। हमें जो है वो बेसिकली ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो 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 मीडिया के भी बड़े हैं और सोशल मीडिया के भी बड़े हैं, वो इसमें जो है वो मुकम्मल तौर पे साथ नहीं देते हुए नज़र आ रहे, जिस तरीके से उनको देना चाहिए हुकूमत वक्त का, हमारी मुसल्ह अफवाज का। और थोड़ा सा मेरे ख़्याल में हमारा जो दफ्तर ख़ारिजा उसको भी अग्रेसिवली रोल प्ले करना चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे सैयद मोहम्मद अली साहब से, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं और इंडिया के हवाले से उनकी बड़ी स्टडी है और बहुत ज़्यादा उनका तजर्बा है। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। सर, ये मैंने अपने नाज़रीन को अपने इंट्रो में थोड़ा बहुत तो खालिस्तान के हवाले से आगाह कर दिया है, आप भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये क्या खालिस्तान का मसला है क्या, और उनके लोगों का क्या मुतालबा है। देखिए, बुनियादी तौर पे सिख जो है, आपको पता है कि बरसगीर में 500-600 साल से आबाद हैं और इनका एक मिजाज भी है जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ये गैरतमंद लोग हैं, आज़ादी और हुर्रियत पसंद लोग हैं, कारोबार और इस तरह के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, तो उसके बाद सिखों की एक बड़ी तादाद ने हिंदुओं की बातों में आके किसी हद तक हिंदुस्तान में शमूलियत इख्तियार करने को तरजीह दी। लेकिन उसके कुछ ही अरसे बाद बतदरीज उनमें ये इदराक बढ़ता गया कि जो हिंदू इंतहा पसंदाना सोच है, वो एक सेकुलरिज्म का जो ढोंग उन्होंने दुनिया के सामने और अपने मुल्क के अंदर भी रचाया, उसके लिए सिखों को उन्होंने सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया, अलामती तौर पे। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि एक साबिक सदर जो हैं भारत के, ज़ैल सिंह साहब, वो सिख थे। इसी तरह कई सर्विसेज चीफ्स भी सिख रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खालिस्तान की जो तहरीक है, इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस हद तक पजीराई हासिल है, और पाकिस्तान इस सिलसिले में जो है वो इखलाकी या सिफारती उनकी मदद करने की पोजीशन में है या नहीं है? देखिए, हाँ, मैंने जो बात की, देखें, चूँकि 1984 का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में जो सिख कम्युनिटी है, उनमें बहुत ज़्यादा शदीद गम-ओ-गुस्से की लहर हिंदुस्तान के हवाले से दौड़ गई। और ये वो, मैं समझता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था, जिसके नतीजे में आवाज़ें तो पहले भी थीं, लेकिन खालिस्तान की और एक आज़ाद सिखों की खुद मुख्तार रियासत की जो ख्वाहिश थी, जो जिद्दोजहद थी, वो बहुत तेज हो गई। अच्छा, इसको दाखिली सतह पे भी जो सिख थे, जो हरियाणा में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, उनकी हिमायत और मकबूलियत और पजीराई हासिल हुई। और बतदरीज जो सिख बाकी दुनिया में भी आबाद हैं, जिसमें कनाडा सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कनाडा में जो डेंसिटी है सिखों की, वो बहुत बड़ी है। आपके उसके अलावा बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई ममालिक में भी आबाद हैं। लेकिन कनाडा की खुसूसी अहमियत इस वजह से है कि आपके मालूमात में इजाफा करता चलूँ कि जो 3 पार्लियामेंट में ज़बानें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं कैनेडियन पार्लियामेंट में, उसमें इंग्लिश, फ्रेंच और पंजाबी लैंग्वेज है। और इससे आप अंदाजा लगाएं कि उनको बहुत अहमियत दी जाती है। 7,70,000 के करीब सिख वहां पे आबाद हैं और वो सियासी तौर पे भी काफी बाशऊर हैं और माली एतबार से भी काफी मुतमव्वल हैं और काफी असर रसूख रखते हैं। इसलिए बतदरीज जब खालिस्तान की तहरीक ने आलमी तहरीक का एक रूप धारा, तो उनको
खास तौर पे जब यहाँ से नस्ल कुशी भारत में बहुत ज्यादा हो रही थी सिखों की, तो बहुत सारे सिखों ने इसकी वजह से अपने लिए एक कनाडा को जाए पनाह समझा, क्योंकि वहां पे सिख कुछ मुकीम थे। तो यहाँ से जो सिख अपनी जान माल और इज्जत बचा के भागना चाहते थे, उन्होंने सियासी पनाह भी ली और वहां पे जाके सेटल भी हुए। अच्छा, यही अमल आप ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, आपने बर्तानिया में भी देखा। लेकिन एक बात मैं बताना जो बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि खालिस्तान की तहरीक जैसे जैसे फैलती गई दुनिया में, उसने उसको सियासी, सिफारती, माली, माशी, नजरियाती हेल्प तो मिलती रही बतदरीज। लेकिन एक और दूसरा पहलू ये है कि बदकिस्मती से ये बताना बहुत जरूरी है कि भारत की जो नस्ल कुशी की पॉलिसी थी सिखों के खिलाफ खुसूसन, वो भी भारतीय सरहदों तक महदूद नहीं रही। उसने टारगेट किलिंग और इनकी परसूट का वही अप्रोच अपनाई जो आपको याद होगा 1972 में इसराइली जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मुसाद, उसने जिस तरह कई मुल्कों में जाके अपने सियासी मुखालफिन को असैसिनेट किया था, बिल्कुल वही टेक्स्ट बुक आपको टूल किट नजर आती है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने पूरी दुनिया में अपने अपने जो सियासी मुखालफिन थे और हुर्रियत पसंद लीडर थे खालिस्तान के, उनको टारगेट किया। और आज देखा, आप देखें आज भी एक और दूसरे एक सिख कायद की हलाकत की खबर आई है। कश्मीर की और खालिस्तान ये दोनों फ्रीडम मूवमेंट्स हैं बेसिकली। तो इन दोनों में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और इन दोनों में से बड़ा इशू जो है वो आपके ख्याल में कौन सा है? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। देखिए, कुछ मामलात मुमासलत रखते हैं और कुछ मामलात जो हैं वो मुनफरिद हैं। मुमासलत इस बात की है कि दोनों सिख और कश्मीरी मुसलमान बदकिस्मती से भारत की नफरत, नस्ल कुशी का सामना कर रही हैं। तो टारगेट और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो दोनों भारत का सामना कर रही हैं। दोनों जो हैं जनूबी एशिया से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, और दोनों में कॉमन बात ये है कि वो एक तरह से हिंदुस्तान के अंदर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी ताल्लुक रखते हैं, और जो कि बदकिस्मती से भारत की जो इंतहा पसंदाना तंग नजरी की सोच है उसका भी निशाना बन रहे हैं, सियासी, समाजी, माशी, सफारती और सिक्योरिटी के एतबार से। ये तो कॉमन फैक्टर्स हैं। अब अलग जो जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, मुनफरिद पहलू है, वो ये है कि कश्मीर जो है, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पे आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी जो है वो बुनियादी तौर पे जो पार्टीशन प्लान था उसका नतीजा है, जिसके तहत तमाम मुस्लिम मेजॉरिटी जो स्टेट्स थी बरसगीर में, उनको ये इजाजत दी गई थी, उनको हक राय दही दिया गया था। तो 1946 की जो इलेक्शंस हैं उसमें जिन जिन सूबों में, जिन जिन रियासतों में मुस्लिम अक्सरियती वोट मिला मुस्लिम लीग को, वो एक मैंडेट समझा गया कि ये लोग मुस्लिम लीग के एक जुदागाना रियासत के सपोर्टर हैं, इसलिए ये डिजर्व करते हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बने। अच्छा, सिखों का क्लेम ये है, जैसा कि मैंने बताया भी, कि हम कमा रहे हैं और सारा इंडिया खा रहा है, लेकिन हमें जो है ना वो हमारे हुकूक जो है वो नहीं मिल रहे, और उस पे जो है वो अपने जो है वो शहरियों को भी मोहतात रहने की जो है वो हिदायत कर दी है। मतलब क्या इंडिया इतनी बड़ी चीज़ बन गया है कि उनके वो लोग जिनको जिनको पानी पीने का मैसर नहीं है, जिनको जो है ना ये लोग पैनाफ्लेक्स लगा लगा के उन्होंने G20 में अपनी कच्ची आबादियों को छुपाया है। मतलब वहाँ पे रेप में देखें वो सबसे आगे है इंडिया। मतलब इस तरह की चीज़ों में इंडिया आगे है, और वो अपने शहरियों को जो है ना वो कनाडा के हवाले से मोहतात रहने की हिदायत कर रहे हैं। डू यू थिंक इंडिया इज़ इन सच ए पोजीशन टू डू सो, या ये ओवर एक्टिंग टाइप की नज़र आ रही है आपको? बहुत अहम बात आपने की। भारतीय वजारत खारजा के सरकारी तर्जुमान हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे बयान जारी किया है कि कनाडा आलमी दहशतगर्दी का एक मरकज बन चुका है। तो हमें हमें बताने के बजाय और इन्वेस्टिगेट करने के बजाय उनको अपने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करने पे तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं आपकी बात के सबूत के तौर पे
एक सरकारी बयान उनके दफ्तर खारजा के तर्जुमान का पेश कर रहा हूँ, ये कोई सियासी लीडर का बयान नहीं है, ठीक है। तो इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है, दो चीजें साबित होती हैं। एक तो ये है कि इससे ये साबित होता है कि भारत को अपनी ताकत और असर रसूख का जो जोम है वो शायद गैर हकीकत पसंदाना लेवल तक पहुंच चुका है। वो अभी इतना पावरफुल, इतना मौसर और इतना बड़ा नहीं हुआ जितना कि वो खुद को समझने लगा है। और ये वाकया होना, बल्कि ये दोनों वाकयात होने, जो 18 जून की हलाकत है एक सिख लीडर की, और 20 सितंबर की जो हलाकत है, उसके बाद मैं समझता हूं कि भारत ने, अगर मैं अंग्रेजी में एक जुमला कह सकूं, कि उसने अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट किया है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी की एबिलिटी एंड विल टू पनिश इट को अंडर एस्टिमेट किया है उसने। अभी आप चीन से कंपेयर कर लेता हूं क्विकली। देखें, चीन ने जब जापान को क्रॉस किया ना एज द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड चंद साल पहले, तो उनके वजीर आजम से किसी आलमी कॉन्फ्रेंस में किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि भाई आप कैसा फील कर रहे हैं कि अब आप दुनिया की दूसरी बड़ी मीशत बन चुके हैं। उन्होंने बड़े मोटमाना और इनकसारी के साथ जवाब दिया, नहीं जी, हम कोई दूसरी बड़ी मीशत नहीं है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो वो अपनी वेल्थ को एरोगेंस में चाइना ने कन्वर्ट नहीं किया। लेकिन भारत आपको खुल के नजर आता है कि जो भारत से चीन की मईशत अभी भी 4-5 गुना बढ़ी है। अभी बहुत फासला है दोनों में, आबादी तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेल्थ, पावर, डेवलपमेंट में अभी भी जमीन आसमान का फर्क है। 4-5 गुना उनका जीडीपी ज्यादा है। लेकिन भारत का जो मिजाज और तर्ज अमल है, बल्कि अंग्रेजी की एक टर्म है, उसका जो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है टुवर्ड्स माइनॉरिटीज अपने मुल्क में, अपने खित्ते के हमसाया छोटे ममालिक की जानिब, उसको अब ये गलत फहमी हो चुकी है बहुत जल्दी और बेसब्री से काम लेते हुए कि आलमी सतह पे भी वो यही तर्ज अमल बाकी कौमों और मुल्कों के साथ रवा रख सकता है और दे कैन गेट अवे विद इट। तो मैं समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद दो बातें हैं। पहली बात यह है कि आज मुझे खुशी हुई एक पाकिस्तानी स्कॉलर के तौर पे कि जो मामला तो जिस हवाले से पाकिस्तान भारत के हवाले से आलमी बरादरी को तशवीश अपनी शेयर करता रहा है अपने तजुर्बात की पेश नजर, वही बात उन्हीं मामलात को कैनेडियन वजीर आजम अपनी पार्लियामेंट में अपनी कौम और अपनी अपोजिशन और आलमी बरादरी को बता रहे हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान का भारत के बारे में बयानिया और आलमी ताकतों का भारत के बारे में बयानिया मिल चुका है। तो ये पाकिस्तान की एक सिफारती कामयाबी भी है। और अब मैं समझता हूँ बतदरीज कश्मीर और जो हमारे सिख भाई हैं, इनकी आवाज की सुनवाई भी ज्यादा बढ़ेगी, उसको ज्यादा संजीदगी से भी लिया जाएगा। इसलिए नहीं कि वो आज वो कोई नई बात कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आज भारत की तंग नजरी और टारगेट असैसिनेशन एंड टारगेट किलिंग की पॉलिसी अब एक ग्लोबल पॉलिसी बन चुकी है और वो मगरबी ताकतों के घरों में घुस के उनके शहरियों को उसी तरह हलाक कर रहे हैं जिस तरह वो पाकिस्तान में कभी कुलभूषण यादव को भेजते थे, कभी ताबिल टाइगर्स के को सपोर्ट करते थे दहशतगर्दी के लिए श्रीलंका में, कभी वो शाही खानदान जो नेपाल का था उसको मरवाने की कोशिश करते थे, मक्ती बाहनी को उन्होंने जिस तरह ट्रेन और सपोर्ट किया ईस्ट पाकिस्तान में। तो अब उनको ये गलत फहमी है कि ये पॉलिसी वो बड़ी ताकतों के खिलाफ भी रवा रख सकता है और इससे साथ वो चल सकता है। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्द उनकी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी और इनिशियल जो उसके सबूत हैं वो उसी डायरेक्शन में इंडिकेट भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अब मैं बात करूंगा हमारी जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भी जो है वो बड़ा
आप ये समझें कि एक उतार चढ़ाव आ रहा है। नवाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों बड़ा सख्त किस्म का बयानिया अपनाया है, जिसमें उन्होंने साबिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो निशाना बनाया, उसके साथ साथ जो है वो जजेस को भी निशाना बनाया है और बाकायदा नाम ले के 4-5 जजेस को बनाया है। तो ये कोई खुदकुश ब्लास्ट तो नहीं कर लिया मियाँ साहब ने, खुदकुश सियासी ब्लास्ट बल्कि मैं इसको करेक्ट करूँगा। और उसके साथ ही आपने देखा कि फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लंदन गई हैं कल, और उन्होंने वहाँ पे जाके मीटिंग की है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है सलीम बुखारी साहब ने। वेलकम टू दी शो सर। सर, ये मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा अचानक ही लंदन चली गई हैं 2 दिन पहले, तो ये इसके पीछे क्या आपके ख्याल में हुआ? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो स्टांस लिया है, जो 5 जजेस और साबिक इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनके ख़िलाफ़, उनकी वजह है या कोई और वजूहात हैं इनकी जो वो बता रहे हैं? देखिए, दो मुख्तलिफ बातें इसके हवाले से कही जा रही हैं। एक तो वही है जो आपने कही कि वो यहाँ से पैगाम लेके गए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो नया बयानिया बनाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जनरल्स का और जजेस का एहतसाब होगा, तो पैगाम ये है कि जी आप अपना ये बयानिया सॉफ्ट करें अगर आप चाहते हैं कि आप वापस आएं और आके यहाँ पॉलिटिक्स करें और अपनी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को यानी लीड करें, तो इसके लिए आपको इतना स्ट्रॉन्ग बयानिया जो है वो नहीं होना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। एक तो यह है, इसके हवाले से ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब जाने से पहले गुजरांवाला में शायद किसी से अहम मुलाकात हुई है। मैं ये और जो उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैं गुजरांवाला गया ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुलाकात नहीं हुई, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि गुजरांवाला में नहीं हुई है। तो एक तो ये तासुर बहुत मजबूत है कि वो यहाँ से पैगाम लेके गए हैं, क्योंकि पिछले 3-4-5 दिनों में आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो सख्त से सख्त होता जा रहा है, और आज तो उन्होंने 5 नाम बाकायदा ले लिए। दूसरी अहम बात जिस हवाले से कही जा रही है वो ये कि यूएई की कोई अहम शख्सियत जो है वो शायद लंदन में कल मुलाकात करेंगी नवाज शरीफ साहब से, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब का और मरियम का होना वहां जरूरी था। बहाने मुख्तलिफ बनाए जा रहे हैं। मरियम कह रही है कि मैं बेटी के दाखिले के लिए वहां आई हूँ, हालांकि दाखिले तो आपको पता है आजकल वर्चुअल सब कुछ जो है वो इंटरनेट पे होता है, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं होती। एनीवे, ये सब कुछ के बावजूद ये तय है कि जो भी मुलाकात इस वक्त एवनफील्ड में हो रही है या कल परसों और होगी, ये इनकी नौयत बहुत अहम है। एक तरफ आप देखें तो नैब जो है वो दोबारा से एक्टिव हो गया, सारी फाइलें वहाँ पहुँचाई जा रही हैं, उनसे धूल हटाई जा रही हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि नैब में दोबारा से जो केसेस जो है वो एक्टिव हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसका मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? यानी वो जो 21 तारीख की उन्होंने तारीख दी हुई है, उस तारीख को वो आ जाएंगे या साबिका रिवायात की तरह वो इसको भी चेंज करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो दफ्तर दोबारा खुल गया है, यानी जो सारे केसेस रिवाइव हो गए हैं, अदालतों को चले गए हैं, रिकॉर्ड जो है वो वैगनों में भर भर के भेजा जा रहा है, ये सिर्फ थ्रेट नवाज शरीफ के लिए नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल से देखें तो सबसे ज्यादा केसेस पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ हैं, और खासतौर से जरदारी साहब पर या उनकी बहन पर। तो इसी तरीके से पीटीआई के बेपनाह लीडर जो हैं वो भी रेडार पर, न सिर्फ रेडार पर हैं बल्कि उनके खिलाफ सीरियस केसेस हैं। बीआरटी ले लें आप या मालूम जब्बा ले लें आप, या ये सारे मामलाजात जो हैं ये भी नैब की जुरिस्डिक्शन में है, केसेस मौजूद हैं, ये भी खुलेंगे। फिर आपने देखा बुशरा बीबी जो है वो भी चूंकि नैब के रेडार पर हैं, इसी तरीके से तोशा खाना का केस भी नैब को जाएगा, और बहुत सारे केसेस हैं जो इस वक्त वजूद में आ चुके हैं। लिहाजा ये कहना कि ये नैब के जो केसेस खुले हैं इसका असर सिर्फ या इसका शिकार सिर्फ नवाज शरीफ होंगे, ये गलत है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात जरूर है कि ये जो केसेस दोबारा खुलने हैं, एक तो इम्कान ये है कि अगर चीफ जस्टिस साहब प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल के ऊपर से वो स्टे हटा देते हैं और उसको बहाल कर देते हैं, तो फिर वो जो फैसला है 3 रुकनी बेंच का ये नैब की तरमीम को खत्म करने का, उसके खिलाफ अपील मुमकिन हो सकेगी और लार्जर बेंच उसको अनडू कर देगा। लेकिन अगर इसको इस्तेमाल करना है एज ए टूल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में, तो फिर उसका शिकार सिर्फ नवाज शरीफ नहीं होंगे,
सभी होंगे। सभी होंगे। मियां साहब की वापसी के क्या चांसेस हैं सर? देखिए, गुजारिश ये है कि वो इतनी दफा अब तारीख बदल चुके हैं। पहले कभी कहा 14 अगस्त को आ रहे हैं, कभी कहा उससे अगले हफ्ते आ रहे हैं। बेपनाह दफा उनके मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स की तरफ से तारीखें दी गई। जावेद लतीफ साहब उनमें सबसे आगे थे। कभी राना सनाउल्लाह साहब ने और ख्वाजा आसफ ने कहा कि जब तक सब जीरो लेवल रिस्क नहीं होगा तो वो नहीं आएंगे वापस। फिर कहा कि नहीं, अब रिस्क का लेवल जो है वो जीरो हो गया है तो अब वो आ जाएंगे। अगर वो अब नहीं आते हैं तो वो फिर आइंदा इलेक्शन के लिए इररेलेवेंट हो जाएंगे और उनकी पार्टी रुल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है कि आपको टॉपिक्स भी पसंद आए होंगे और उसके ऊपर जो हमने डिस्कशंस की हैं वो भी आपको पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है वो दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।